तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP 6th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है MMI यानी मेट्रोलॉजी एंड मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसके यूनिट नंबर 6 का हम लोगों ने वन शॉट वीडियो लेकर के आ गए हैं। ये हमारी कैसी यूनिट है? लास्ट यूनिट है। इसके पहले हमने 5 यूनिट कवर किया है, तो भैया उसको प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। भैया आपका हमने कंप्लीट जो है सिलेबस करा दिया है। यूनिट नंबर 6 का नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन। काफ़ी इजी यूनिट रहेगी, ठीक है। आपको इसके अंदर 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो फिक्स क्वेश्चन है, बस उनको फोकस करना है। उन सब के लिए आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर देख लेनी है। अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेते हो तो आपको प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, PYQ पेपर, लेक्चर नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 6 की हम शुरुआत कर चुके हैं। यूनिट नंबर 6 हमारा लास्ट यूनिट है और इसका नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। आप सिलेबस के अंदर देखेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से ये सिलेबस है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या किस चैप्टर का कुछ और नाम है। तो इस चैप्टर का नाम इंस्ट्रूमेंटेशन ही है। अब इसके अंदर हमारे 3 टाइप के टॉपिक गिवन हैं, ठीक है। पहला तो हमारा जो टॉपिक गिवन है वो गिवन है कि आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को आपको बताना है। उसके बाद स्ट्रेन गेज गिवन है और फिर आपके टेम्परेचर के मेजरमेंट वाले डिवाइस गिवन हैं। तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो मापन के कार्य में इंस्ट्रूमेंटेशन का बहुत महत्व है। आज के आधुनिक युग में लगभग सभी प्रकार के मापन हम यंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। तो स्ट्रोबोस्कोप हमारा पहला टॉपिक नहीं रहेगा, हमारा टॉपिक बहुत सारा अलग अलग है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि आज के मैकेनिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो वेरियस types of instruments used for mechanical quantities such as displacement, velocity, acceleration, speed and torque। तो ये हमारे क्या हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में आपका यूज होगा LVDT, डायल गेज और पोटेंशियोमीटर। तो सिलेबस में क्या है हमारे, LVDT पढ़ना है, LVDT, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब LVDT को हमने ऑलरेडी CNC मशीन के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो LVDT अगर आपने CNC मशीन के दौरान नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर हमारा आता है टैकोमीटर। ये भी आपके CNC मशीन के अंदर का टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है LVDT और LVDT और टैकोमीटर, या आपके CNC में पूछा जाए या आपके कह सकते हैं कि MMI में पूछा जाए, लेकिन 110% इन दोनों में से एक जगह पूछा जाता है और दोनों का दोनों पूछा जाता है। तो आपके ये 5 नंबर फिक्स है, मतलब इनको बिना पढ़े हुए मत जाइएगा प्लीज़, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी पिकअप है, लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर है। अगला आता है हमारा एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक है। अगला हमारा क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरोमीटर है, सेस्मिक एक्सेलरोमीटर है, पीजो इलेक्ट्रिक एक्सेलरोमीटर है, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक्सेलरेशन के लिए हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर एक्सेलरेशन के लिए नहीं गिवन है कोई भी डिवाइस, तो हमको इसके अंदर कोई डिवाइस नहीं पढ़ना है। अगला आता है स्पीड। स्पीड के लिए हमारा स्ट्रोबोस्कोप है जो कि हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल टैकोमीटर, मैकेनिकल टैकोमीटर नहीं गिवन है, आपको सीधा टैकोमीटर के बारे में एक्चुअल में पढ़ना होता है। टार्क आता है। टार्क के लिए स्ट्रेन गेज यूज होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके सिलेबस में स्ट्रेन गेज रखा हुआ है। डायनमोमीटर है, हाइड्रोलिक डायनमोमीटर है। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप सभी को यूज करने हैं। तो हम एक एक करके सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम अब स्ट्रोबोस्कोप को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रोबोस्कोप, ठीक है। तो स्ट्रोबोस्कोप हमारा क्या है, एक प्रकार का टैकोमीटर है। क्या है, एक विद्युत टैकोमीटर है। अब विद्युत टैकोमीटर क्या करता है, RPM को मापता है। टैकोमीटर अभी हम ऑलरेडी आप सभी को समझाने वाले हैं, तो टैकोमीटर वहाँ पर आप जान पाओगे। टैकोमीटर क्या करता है कि आपके RPM, रोटेशन पर मिनट को मापता है। तो स्ट्रोबोस्कोप भी क्या है, हमारा एक तरीके का स्पीड वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो इसे स्ट्रोबोस्कोप टैकोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, इसको स्ट्रोबोस्कोप टैकोमीटर भी कहा जाता है। अब क्या है, हमारा हस्तचलित यंत्र है। अब ये काम कैसे करता है मैं आगे समझाने वाला हूँ, उसकी दिक्कत मत लीजिए।
अब इसका यूज किस लिए होता है उसको समझने की ज़रूरत है। इसका यूज होता है पीरियोडिक और रोटरी मोशन। जैसे आपका कोई व्हील घूम रहा हो, कोई व्हील घूम रहा हो तो वो कैसा मोशन करेगा, वो रोटरी या पीरियोडिक मोशन करेगा। ठीक है, आपका कोई शाफ्ट है, ठीक है, आपका कोई शाफ्ट अगर घूम रहा है तो वो कैसा मोशन करेगा, वो आपका पीरियोडिक या रोटरी मोशन करेगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। इस पीरियोडिक और रोटरी मोशन को हम मापते हैं। किसी भी पीरियोडिक मोशन को माप रहे हो तो वो रोटेशन पर मिनट के अंदर ही मापन होता है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। यह यंत्र शाफ्ट के घूमने के साथ साथ किस सिद्धांत पे काम करता है उसको समझो। ये हमारा फ्लैशिंग लाइट को सिंक्रोनाइज करने का सिद्धांत पर काम करता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि फ्लैशिंग लाइट सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे दिखाते हैं। ये आपका कोई व्हील है, ठीक है। अब इस व्हील क्या हो रही है, घूम रही है, ठीक है। व्हील क्या हो रही है मेरे दोस्त, घूम रही है। इसके ऊपर अभी कोई चीज़ 3D व्यू में होता तो ज़्यादा समझ में आता, बट कोशिश पूरी करेंगे। आप फील लीजिए कि आपका कोई ये व्हील है और ये घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका स्ट्रोबोस्कोप इंस्ट्रूमेंट लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, लाइट को इमिट करेगा, ठीक है। लाइट को इमिट करेगा यानी लाइट देगा, लाइट को इमिट करेगा और एक पॉइंट पर क्या करेगा, मतलब सिंक्रोनाइज करेगा, यानी एक पॉइंट पे वहाँ ले जा करके मिला देगा, ठीक है। तो उस सिद्धांत पे काम करता है। एक्चुअल में करता क्या है कि कोई आपका व्हील घूम रहा होता है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो आपका घूम रहा होता है व्हील, उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है। जैसे आपकी कोई चीज़ घूम रही हो और आप उस ऊपर, उसके ऊपर अगर आप लाइट मारोगे, ठीक है, तो वो उसके साथ भी घूमने लगेगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। वो लाइट के साथ ही, मतलब जैसे आपकी कोई रोटेशन वाली व्हील है, उसके ऊपर आप लेजर वगैरह से लाइट मार रहे हो, जो आजकल 40 रुपये वाला आता है, तो वो उसके साथ भी घूमने लगेगा। इस तरीके से आप देखिएगा। सेम प्रोसीजर होता है स्ट्रोबोस्कोप में कि आप उसके ऊपर आप लाइट जब मारोगे तो वो घूमने लगेगा, और जब इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी रोटेशन के बराबर हो जाएगी, ठीक है, रोटेशन के बराबर हो जाएगी, तो हम क्या कर लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। और स्ट्रोबोस्कोप में आपका जो भी मीटर आएगा, जो भी आपका पैमाना होगा उसके हिसाब से मेजरमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि फ्लैशिंग लाइट को सिंक्रोनाइज करने के सिद्धांत पर ये काम करता है। स्ट्रोबोस्कोप में फ्लैश अथवा चौंध प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सोर्स होता है। स्ट्रोबोस्कोप में फ्लैश करने का मतलब कोई, अरे फ्लैश, मोबाइल का फ्लैश जलाने का मतलब क्या होता है, लाइट जलाना। चौंध करने का मतलब कोई तेज से लाइट जला दो, अर्थात कोई तेज से लाइट जलाने को ही चौंध प्रकाश कहते हैं। यानी फ्लैशिंग के सिद्धांत का एक सिस्टम होता है, यानी सोर्स लगा होता है। अब ये फ्लैश देता कौन है, तो ये स्ट्रोबोट्रॉन देता है। स्ट्रोबोट्रॉन एक सिस्टम बनाया है। अगर ये डायग्राम की बात करें तो ये स्ट्रोबोट्रॉन का सिस्टम हुआ है। ये डायग्राम एक्चुअल में स्ट्रोबोस्कोप का नहीं है, क्योंकि स्ट्रोबोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है और उसका डायग्राम आप बना नहीं पाओगे, है ना। तो स्ट्रोबोस्कोप का जो लाइट देता है जो पोर्शन, ठीक है, उस पोर्शन को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि इसके अंदर आपका कैथोड एनोड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आप गैस ट्यूब देख रहे हो, एक गैस ट्यूब लगी होगी और कैथोड होता है, एनोड होता है, ग्रिड्स लगी होती हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारा ये स्ट्रोबोट्रॉन बनता है। तो ये आपको डायग्राम को याद रखना पड़ेगा और आपको ये डायग्राम बना देना पड़ेगा। तो आइए, वर्किंग को मैंने समझा दिया है कि जब ये जो लाइट जो जा रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपके जो व्हील घूम रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के जब बराबर हो जाएगी तो हमारा वहाँ पे मेजरमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, ये बात क्लियर हो गई। तो स्ट्रोबोट्रॉन जो है गर्म कैथोड गैसीय विसर्जन ट्यूब होता है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि गैस की एक ट्यूब लगी हुई है और इसमें एक कैथोड और एक एनोड और दो ग्रिड लगे हुए होते हैं, ठीक है। ग्रिड आप सभी समझ रहे हो, जैसे आप बिजली के तार देखते हो तो उसको ग्रिड एक्चुअल में कहते हैं, ठीक है। तो आपके एनोड और कैथोड और उसके लिए दो ग्रिड लगे होती है। इसमें शाफ्ट की गति का मापन करना होता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये आप सभी का व्हील, शाफ्ट, इन सब के क्या करता है, स्पीड को मापन करता है। अब क्या करते हैं कि जहाँ पर हमको मापन करना होता है उस पर क्या कर लेते हैं, एक इस तरीके से रेफरेंस पॉइंट खींच लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जहाँ पर क्या नाम है, हमको मापन करना होता है उस पर एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया जाता है। तत्पश्चात स्ट्रोबोस्कोप से उत्पन्न फ्लैश की आवृत्ति की गति बिना किसी संपर्क, यानी आपकी जो गति, फ्लैश जलाएंगे, फ्लैश आपको टच थोड़ी कराना है, फ्लैश को मारना है उसकी व्हील के ऊपर,
बिना किसी संपर्क के शाफ्ट की आरपीएम का मापन होता है, यानी उसकी आवृत्ति आपके जो रोटेशन पर मिनट की चल रही है उसके बराबर हो जाएगा, और स्ट्रोबोस्कोप में उसको बता दिया जाएगा। स्ट्रोबोस्कोप का पैमाना शाफ्ट की गति के लिए कैलिब्रेटेड होता है, यानी वहाँ पे जितने भी शाफ्ट की गति है उसके लिए वो क्या होगा, पैमाना बना होगा। इस प्रकार सीधे ही शाफ्ट की गति आरपीएम में प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रोबोस्कोप का वर्किंग। लेकिन हम स्ट्रेन गेज की तरफ नहीं चलेंगे, अभी हम ट्रांसड्यूसर पढ़ाएंगे, एलबीडीटी पढ़ाएंगे, जिसके ट्रांसड्यूसर के अंदर ही एलबीडीटी एक्चुअल में आएगा, और टैकोमीटर को बताएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अभी स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल्स को बाद में समझाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा काम है अगला ट्रांसड्यूसर को समझाना। ठीक है, कि एक्चुअल में ये हमारा जो ट्रांसड्यूसर है ये क्या है, और ट्रांसड्यूसर का ही टाइप होता है एलबीडीटी। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त, एलबीडीटी। ठीक है, एलबीडीटी। अब एलबीडीटी को हमने सीएनसी के अंदर ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो इस बात का ध्यान रखें कि हम अब एलबीडीटी को यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो एलबीडीटी कहाँ पर है, यूनिट नंबर 4। मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो अगर आप लोग पढ़ रहे हो, आपको अगर यूनिट नहीं पता होगा तो मुझे क्या पता रहेगा। यूनिट नंबर 4 नाम है सिस्टम डिवाइसेज। ठीक है, उसके अंदर हमने टैकोमीटर और एलबीडीटी प्लस टैकोमीटर इसको डिस्कस कर रखा है। तो हम अब उस चीज़ को बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ वहाँ पे आपको समझाई है मेहनत से, उस चीज़ को आप टैकोमीटर और एलबीडीटी को समझो, दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट को आपको चाहे एमएमआई में आए चाहे वहाँ पर लिखना है, चीज़ें सेम है। अब हमारा सिलेबस इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया है कि चीज़ों को सेम रख दिया जा रहा है, तो भाई आप भी सेम तरीके से याद करो। ठीक है, अब एलबीडीटी को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ट्रांसड्यूसर ही एलबीडीटी होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि अगर मैं ट्रांसड्यूसर को बता रहा हूँ तो ट्रांसड्यूसर कुछ और चीज़ नहीं है, ट्रांसड्यूसर ही एलबीडीटी है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ट्रांसड्यूसर का टाइप है, लेकिन सिलेबस में एलबीडीटी नहीं है, लेकिन एलबीडीटी पूछता एग्जाम में है, ये बात का ध्यान रखें। तो एलबीडीटी का और भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है पिकअप, प्राइम सेंसर और सिग्नल जनरेटर। तो ये हमारे ट्रांसड्यूसर जो कह रहा हूँ, एलबीडीटी जो मैं यूज कर रहा हूँ, ट्रांसड्यूसर के इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो ट्रांसड्यूसर है काम कैसे करता है, तो ट्रांसड्यूसर का मेन कहानी क्या होता है कि ये एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। मैं ये आपको बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि ये आपके एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी या क्वांटिटी, कोई एनर्जी या क्वांटिटी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, तो ये मेन काम होता है एलबीडीटी का। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, इंजीनियरिंग के मापांकी यानी मापन वाले शाखा में मापन के लिए ट्रांसड्यूसर द्वारा सभी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर उसे विद्युत मापन यंत्रों द्वारा माप लिया जाता है। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको मापा, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट डिवाइस है। यानी जो भी आपने एनर्जी थी उसको क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एलबीडीटी के माध्यम से, सेंसर लगा होता है। ठीक है, नॉन विद्युत राशियों का रूपांतरण विद्युत राशि में जिस यंत्र से किया जाता है उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यानी मैंने बताया कि किसी एनर्जी या क्वांटिटी, कोई एनर्जी हो या क्वांटिटी, उसको अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर लिया गया तो उसी इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर भी एक प्रकार का सेंसर है जो किसी प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो किसी प्रकार की क्वांटिटी या एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसड्यूसर बेसिक डायरेक्टर की तरह कार्य करता है, जिसे प्राइमरी ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है। कुछ परिस्थितियों में प्राइमरी ट्रांसड्यूसर मिलने के बाद आउटपुट सिग्नल को पुनः किसी अन्य डिवाइस द्वारा रूपांतरित करने के बाद उसको अन्य आउटपुट में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसी डिवाइस को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यानी जब आप बेसिकली बेसिक वर्क करेगा, एनर्जी को लेकर के आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहा जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में काम किया, लेकिन जो आउटपुट मिला फिर किसी और डिवाइस में उसको चेंज किया, ठीक है, और फिर हमने आउटपुट लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में, तो उसको हम सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यूज जरूर याद कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग डिवाइस है जिसमें एलबीडीटी आता है। ठीक है, तो एलबीडीटी सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं है, फिर से चिल्ला के कह रहा हूँ, एलबीडीटी सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है कि तुमको एलबीडीटी पढ़ना है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि एलबीडीटी आपको याद होना चाहिए। एलबीडीटी आपके हमने
कह सकते हैं कि सीएनसी मशीन में पढ़ा रखा है, जो कि एमएमआई में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइस है। मरोड़ के यानी टॉर्जन की केस में। टेम्परेचर ध्वनि के मापन में। मोटाई किसी लिक्विड लेवल को मापने में हम ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। तो जैसा कि पता है कि हम पहले वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है टैकोमीटर। भैया टैकोमीटर क्या करता है? टैकोमीटर आपके कोणीय चाल, कोई व्हील घूम रही हो, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर टैकोमीटर को लगा दिया जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, कोई व्हील घूम रही है, ठीक है, व्हील कोई घूम रही है, तो हम किस वाले पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट पे टैकोमीटर को लगा देंगे और टैकोमीटर में आरपीएम का मतलब सिग्नल आ जाएगा। तो ये हमारा टैकोमीटर होता है। किसी रेखीय चाल या कोणीय चाल के लिए गति का मापन, स्पीड का मापन किया जाता है। गति को मापन करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त एवं प्रयुक्त होने वाली युक्ति होती है टैकोमीटर। ऑलरेडी हमको इसको सीएनसी मशीन में डिस्कस किया हुआ है। मैं आप सभी को बता दूं, सीएनसी मशीन में भी और बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया है। जब सिस्टम डिवाइसेज आप चौथा नंबर चैप्टर पढ़ोगे सीएनसी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीएनसी के प्रोस्पेक्टिव से और एमएमआई के, क्योंकि काफ़ी टॉपिक एमएमआई के हैं, आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। तो मैं ऐसे चैप्टर को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ और हमेशा मैं टेक्निक से काम किया हूँ, आपको भी टेक्निक ही सिखाता हूँ, ठीक है। तो एक ऐसी युक्ति जिसका प्रयोग शाफ्ट की गति को मापन करने के लिए किया जाता है, उसको हम कहते हैं टैकोमीटर। अब टैकोमीटर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे मैकेनिकल टैकोमीटर, ठीक है। इसके अंतर्गत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टैकोमीटर, रेवोल्यूशन काउंटर, ठीक है। आगे हम इलेक्ट्रॉनिक काउंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस टैकोमीटर इत्यादि यंत्र आते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर के अंदर क्या होता है? ये टैकोमीटर का एक ट्रांसड्यूसर से बना होता है। ये जो टैकोमीटर होता है एक ट्रांसड्यूसर से बना होता है। किसी उपकरण के रोटेशन मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। यानी अगर आपका कोई शाफ्ट घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने यूज किया, तो जितना आपका शाफ्ट घूम रहा है उसके जो भी रोटेशन है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये ट्रांसड्यूसर का काम है, ठीक है। उससे जुड़े सूचक द्वारा दर्शाया जाएगा, यानी आप आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे दिए। ट्रांसड्यूसर गति के अनुपात में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये काम सिर्फ ट्रांसड्यूसर का है और उसमें लगे डिस्प्ले काउंटर पर देख करके पढ़ा जा सकता है। ये क्या करेगा? आपका जो ट्रांसड्यूसर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उस चीज़ को क्या करेगा? ये उस चीज़ को आपके रोटेशन पर मिनट के अंदर ये बता देगा। इसी तरीके से एसी टैकोमीटर आता है और डीसी टैकोमीटर आता है। मैं आप सभी को यही कहूँगा कि हमारे टैकोमीटर, जो भी टैकोमीटर है, ठीक है, उसके बारे में कोई भी ऐसा मतलब प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको एसी टैकोमीटर पढ़ना है या डीसी टैकोमीटर पढ़ना है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि आपको एसी और डीसी टैकोमीटर पढ़ना है। आपको सिंपली टैकोमीटर पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आप टैकोमीटर के बारे में जानो, और इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर, मैकेनिकल टैकोमीटर आप जान गए वही बहुत है, ठीक है। एसी टैकोमीटर, डीसी टैकोमीटर कहीं पर डिस्क्राइब नहीं है कि आपसे एसी टैकोमीटर पूछा जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आप? ऐसे यहाँ पे कट का निशान लगा सकते हैं। और जिसको इच्छा है भैया डीसी टैकोमीटर, एसी टैकोमीटर पढ़ने का, वो पढ़ लो, उसमें क्या है। बेसिकली डीसी टैकोमीटर में क्या होता है कि एक चुंबक लगा होता है, एक परमानेंट चुंबक लगा होता है, और शाफ्ट जब घूमेगा ना तो उस चुंबक की मदद से हमारा डीसी वोल्टेज करंट उत्पन्न होता है, और वो शाफ्ट की गति के क्या होगा? अनुपात में समानुपाती होगी। यानी जितनी करंट उत्पन्न हो रही है, जितनी वोल्टेज दे रही है वो, ठीक है, वो शाफ्ट की गति के बराबर होगा। और वहाँ पे लगाएंगे हम वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर नापेंगे, और वोल्ट मीटर में जितनी करंट होगा उस हिसाब से हम उसका रोटेशन पर मिनट ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा एसी टैकोमीटर होता है, ठीक है। एसी टैकोमीटर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पर भी आपका परमानेंट मैग्नेट लगता है, लेकिन ध्यान रहेगा कि यहाँ पर आपका कुंडली यानी क्वाइल्स वगैरह लगाते हैं और पोल सिस्टम होता है, ठीक है। और जिस तरीके से आपका पोल्स पे वोल्टेज आता है, ठीक है, और उस हिसाब से हम यहाँ पे कैलिब्रेशन करते हैं अपने स्पीड का। तो एसी टैकोमीटर, डीसी टैकोमीटर के बारे में भी हल्का फुल्का मैंने ओवरव्यू दे दिया है। मुझे आशा है कि इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों की। अगर इससे ज़्यादा ज़रूरत होती तो मैं डेफिनेटली आपको इसको रिकमेंड करता, ठीक है। बाकी मैंने डायग्राम वगैरह सब इसमें अटैच कर रखे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एलवीडीटी को मैंने ऐड कर रखा है इसके अंदर, और एलवीडीटी को मैंने बहुत डिटेल में सीएनसी मशीन के अंदर डिस्कस कर रखा है। मैं बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। जो चीज़ हमने एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने कोर्स के अंदर, तो आप उसको एलवीडीटी को जा करके सीएनसी मशीन के अंदर देख सकते हो। बाकी इसके अंदर भी आप देख सकते हो सेम चीज़ को यहाँ पे हमने वहाँ पर डायग्राम के साथ समझाया है, और इसके प्रिंसिपल को भी एकदम अच्छी तरीके से समझाया। कोई नया प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है एलवीडीटी का। अब हमारा अगला जो काम है वो है वाइब्रेटिंग रीड्स एंड टैकोमीटर को जानने का, सॉरी
इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को जानने का। तो हमारे सामने जो अगला टॉपिक लिखा हुआ है उसका नाम है वाइब्रेटिंग रीड्स। ठीक है, वाइब्रेटिंग रीड्स को हम डायग्राम के साथ समझाने वाले हैं, इसके अंदर की थ्योरी नहीं लिखने वाले हैं। जिसको समझना है वो ध्यान से सुनते रहिएगा और अपने कॉपी के अंदर आप नोट्स बना करके लिख सकते हो। जो मैं बोलूँगा सेम आप लिखते जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये वाइब्रेटिंग रीड्स आपका इंस्ट्रूमेंट्स है जिसका कोई भी ब्लॉक डायग्राम नहीं है, सो आप इसको देख करके फील कर सकते हैं। ठीक है, अब रीड्स का मतलब आप समझ लो इस तरीके से कि कभी आपने गिटार वगैरह बजाया होगा तो बहुत सारे तार होते हैं। ठीक है, उसको आप रीड्स के माध्यम से समझ सकते हो। आप उस पर हाथ फेरते हो तो वाइब्रेट करता है, वो झी झी करता है, जिससे आपका वो बजता है गिटार, है ना। ये चीज़ को आप फील कर रहे होगे। गिटार तो अगर कहीं नहीं देखा है तो पिक्चर में तो देखा ही होगा, है ना, कहीं पे इधर उधर तो देखा ही है गिटार को। तो गिटार को जान गए आप लोग कि वो भैया उस पर जो रीड्स लगी होती है, जो डोरियाँ लगी होती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं। तो भैया वाइब्रेटिंग रीड्स एक्चुअल में करता क्या है, तो ये भैया फ्रिक्वेंसी का मीजरमेंट करता है। क्या करता है, ये करता है फ्रिक्वेंसी का मीजरमेंट, फ्रीक्वेंसी मापता है। किसका फ्रीक्वेंसी मापेगा भैया, किसी भी मशीन का माप सकता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी किसी भी मशीन या डिवाइस का फ्रीक्वेंसी मापता है। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब ये किस बेस पे काम करता है, तो देखो ये एक्चुअल में रेजोनेंस सिस्टम पर काम करता है। रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब होता है अनुनाद। ठीक है, अनुनाद, अनुनाद ये रेजोनेंस के कार्य सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको अनुनाद मुझे समझाना पड़ेगा कि भैया अनुनाद क्या होता है। तो देखो अनुनाद क्या है कि कोई भी सिस्टम है, सिस्टम समझ रहे हो ना, कोई भी मान लो ये सिस्टम है, इस सिस्टम की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, क्या, फिर से सुनिएगा, अनुनाद क्या है, अगर कोई सिस्टम है उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, वो बाहर से कोई फोर्स लगाया जा रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी की अगर बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं अनुनाद। उस केस में क्या होता है कि सिस्टम में बहुत तेज से कंपन होता है। फिर से सुनिएगा, अनुनाद कोई सिस्टम है, उस सिस्टम पर हमने क्या दिया, फोर्स लगाया, तो उस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो फोर्स वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उस बॉडी में बहुत ज़्यादा कंपन होता है। ठीक है, तो इस केस को कहते हैं अनुनाद, और इसी अनुनाद पर ये काम करता है वाइब्रेटिंग रीड। अब ये काम कैसे करता है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उसमें जा करके ये अटैच हो जाएगा। क्या है, आप पीछे सिस्टम देख सकते हो, अब पीछे का व्यू नहीं है मेरे पास। ठीक है, अटैच करोगे। ठीक है, आप जब कोई चीज़ को अटैच करोगे तो हम क्या देंगे, इसके अंदर एसी करंट सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, एसी करंट सप्लाई हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाइब्रेटिंग रीड्स जो हैं ये वाइब्रेट करने लगेंगी। अब वाइब्रेट करने लगेंगी, अब जब वह रीड, ठीक है, कोई सी रीड, मान लो ये वाली रीड मतलब समझ रहे हो ना, एक कोई सी भी रीड की जो फ्रीक्वेंसी है वो जो आपने एसी वाली फ्रीक्वेंसी दी उसके बराबर हो जाएगी। जब कोई वाली रीड की फ्रीक्वेंसी एसी वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो रीड क्या होगी, सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगी ये। ठीक है, क्लियर बात है। तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, जो वैल्यू लिखी हुई है, मान लो इसकी जगह पे 55 लिखा हुआ है, तो हम उसको वैल्यू को नोट कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो यही है हमारा वाइब्रेटिंग रीड्स। मुझे आशा है कि वाइब्रेटिंग रीड्स आपको समझ में आ गया है। इसमें बहुत सारे रीड्स होती हैं, अलग अलग यहाँ पे रीड्स के सामने फ्रिक्वेंसी लिखी होती है। ठीक है, और हम एसी सप्लाई यहाँ पे करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगी उसके सामने जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी इस वाली एसी वाली फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगी, उसी को नोट कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो भैया कहाँ पर यूज करते हैं, तो बहुत सारी जगह पर, पैनल वगैरह में, पावर स्टेशन वगैरह में ये सारी चीज़ यूज होती है। अब हमारा एक और टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को शुरू करने से पहले ये भी मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर जो है वो पूछा नहीं जाने वाला है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि हर एक चीज़ को बताते चलना। ठीक है, तो कहीं पर भी आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को लेकर के सिग्नल को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेगा ये, सिग्नल को लेगा ये, सिग्नल इसके लिए क्या है, सिग्नल इसके लिए क्या है, इनपुट हो जाएगा। सिग्नल को ये लेगा और उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। ये
काउंट करेगा और फिर क्या करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में बता देगा। इस सिग्नल को लिया, काउंट किया और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू को बता दिया, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर। ये पूरी तरीके से डिजिटल लॉजिक पर बेस्ड है, ठीक है, डिजिटल लॉजिक पे बेस्ड है ये। अब ये इलेक्ट्रिकल का काम है हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लोग इसको जानते हैं। गेट वगैरह आपने पढ़ा है, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सारी चीज़ें पढ़ा है, तो उन सब के सिद्धांत पर ये आपका काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स के बारे में ओवरव्यू मैंने दे दिया। अगर मान लो गलती से कहीं पे लिखने के लिए भी आ जाए तो आप इलेक्ट्रॉनिक काउंटर को लिख सको। तो हमारा 6.1 जो है सिलेबस का कंप्लीट हो चुका है। नहीं, अभी भी नहीं हुआ है, अभी मेरे हिसाब से इसमें क्या बचा है, नहीं हो गया, अब हो गया है। अब हमारा 6.2 शुरू होगा, स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल्स, ठीक है। तो हम लोग अब स्ट्रेन गेज को शुरू कर रहे हैं। पहले हम जानेंगे कि भैया स्ट्रेन गेज है क्या, ठीक है। तो स्ट्रेन गेज आपका काम किस टाइप से करता है और स्ट्रेन पहले आपको जानना होगा, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोगों ने लगभग 5 सेमेस्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली और स्ट्रेन तो आपको पता ही होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन आपने सुना है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी है, इस पे अगर आप इस तरीके से कंप्रेशन फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बॉडी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रेन के फॉर्म में। जो चेंज इन लेंथ होती है ना, मान लो ये एल लंबाई की थी और इसके डेल्टा एल लंबाई बढ़ गई, तो डेल्टा एल अपान एल, इसको कहते हैं स्ट्रेन, ठीक है। चेंज इन लेंथ अपान एक्चुअल लेंथ, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्ट्रेन। तो अगर कोई बॉडी है, उसको हम डिफॉर्म कर रहे हैं और क्या नाम है, उसके लंबाई में कुछ परिवर्तन हो रहा है बॉडी के, तो उसको कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ है कि स्ट्रेन गेज जो है वो पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट पहले हम जान लें, क्या है ये पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो आगे भी पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट एक ऐसा सिस्टम होता है, अगर हम किसी भी मटेरियल पर, कोई बॉडी है, ठीक है, कोई अगर ये बॉडी है, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेस बल लगा रहे हैं, मान लो ये कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बदल जाता है। इस बॉडी का इलेक्ट्रिकल, अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर बदल जाए तो उसको कहते हैं हम पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो उसी के सिद्धांत पे ये बेस्ड है। तो स्ट्रेन गेज पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धातु चालक में कंप्रेशन या खिंचाव उत्पन्न होता है तब प्रतिरोध के कारण रेजिस्टिविटी प्रभावित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी बॉडी में अगर आप उसको कंप्रेस करोगे या टेंसाइल करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी बदल जाएगी। तो धातु के चालक के इस गुण को कहते हैं पाइजो रेजिस्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसलिए इन प्रतिरोध स्ट्रेन गेज को कहते हैं पाइजो रेजिस्टिविटी इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रेन गेज गिवन है हमको, ये काम किस लिए आता है। तो स्ट्रेन गेज का जो प्रयोग है वो हमको स्ट्रेस एनालिसिस करने में, स्ट्रेन को मापने में, स्ट्रेस का मान ज्ञात करने में यूज होता है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब मापने के लिए स्ट्रेन गेज यूज किया जाता है और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में स्ट्रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या है कि आप ट्रांसड्यूसर सुने होंगे, ठीक है, तो वो आपका किसी भी चीज़ को, आपके एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता, ठीक है। तो उसमें भी प्राइमरी है और सेकेंडरी है। तो एक बार प्राइमरी में आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा वो इनपुट लेकर के आउटपुट में डालता है, ठीक है। तो वहाँ पर ये आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर आ जाता है स्ट्रेन गेज में। तो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में भी स्ट्रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में यह दाब मापन, ठीक है, दाब मापन, टेम्परेचर सेंसर्स, टार्क मापन, वेग वृद्धि मापन,
फ्लो मेजरमेंट लोड सेल्स आदि कार्यों के लिए किया जाता है। तो आपने स्ट्रेन गेज सिस्टम को समझ लिया कि स्ट्रेन गेज सिस्टम क्या है और किसके लिए ये यूज बेसिकली होता है। अब हमारे सिलेबस के अंदर है स्ट्रेन गेज के साथ साथ लोड सेल्स। तो भैया अभी लोड सेल्स क्या है उसको समझो। तो जो आपका लोड सेल्स होता है एक्चुअल में दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, टू कॉम्बिनेशन होता है। एक तो आप सभी का प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है। आपके प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में इलास्टिक मेंबर होता है और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर में स्ट्रेन गेज यूज होता है। जैसा कि आपने स्ट्रेन गेज में देखा कि ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में भी यूज होता है। ये स्ट्रेन गेज प्रत्यास्थ सदस्य पर आरोपित होती है, यानी इलास्टिक मेंबर पर ये क्या होगी, लगेगी। और भार मापन के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यंत्र में लोड सेल्स है, यानी लोड सेल्स एक्चुअल में यहाँ पर ये है, यहाँ पे आपका लोड बटन है, ठीक है। तो ये हमारा डायाफ्राम सिस्टम होता है। डायाफ्राम सिस्टम का मतलब ये होता है, फेफड़ा जो होता है वो डायाफ्राम है, यानी आप उसमें से एयर निकाल रहे हो तो सिकुड़ जाती है, फर दे रहे हो तो एयर फूल जाती है, उसको कहते हैं हम डायाफ्राम, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेन गेज लोड सेल्स है, इसको हम समझते हैं। स्ट्रेन गेज लोड सेल को इलेक्ट्रिक लोड सेल भी कहा जाता है। भार को मापने के लिए हर बार सेल पर लगे भार के समानुपाती इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का आउटपुट देता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो कंप्रेसिंग या टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो जो भी उसके भार में परिवर्तन होगा, चेंज इन लेंथ के हिसाब से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिलेगा। वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बदलता है। तो सेल पर लगे भार के ये समानुपाती होता है, यानी जो जैसा भार लगाओगे उस हिसाब से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। इसका डिजाइन टेंशन कंप्रेशन में कार्य करने के लिए किया जाता है, यानी आप इसमें टेंशन लगा सकते हो, कोई चीज़ डिजाइन करने के लिए यूज कर सकते हो, इन सब के लिए होता है। इस लोड सेल में स्ट्रेन गेज को बॉन्डेड करके धातु सदस्य से इंसुलेट कर लिया जाता है। भार मापन के समय धातु सदस्य के बीमा पर परिवर्तन होने पर यह लोड सेल स्ट्रेन गेज में प्रॉपर्टीज़ चेंज उत्पन्न करता है। आपको मैंने बताया था कि जब आपके डायमेंशन में चेंज होगी, चेंज इन लेंथ में परिवर्तन होगा, तो आपके स्ट्रेन गेज में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो पाइजो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी सिस्टम पे काम करता है। स्ट्रेन गेज से एक व्हीट स्टोन ब्रिज जुड़ा होता है। इसके द्वारा प्रतिरोध में परिवर्तन का मापन एक्यूरेसी के साथ उस यंत्र को दे दिया जाता है जिसे सीधे आप जान सकते हो। तो इसमें लोड सेल्स में व्हीट स्टोन ब्रिज का भी काम पड़ जाता है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल्स। अब हमारे आते हैं वेरियस टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हम लोग अब आ चुके हैं जितने थर्मोमीटर टाइप के डिवाइस हैं उनको देखने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, स्पीड का मेजरमेंट कर लिया था और फिर स्ट्रेन गेज वगैरह को हमने देख लिया। अब हमारे टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, जैसे थर्मोमीटर है, थर्मिस्टर है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि थर्मोमीटर हो या थर्मिस्टर हो, इन सब की वर्किंग को समझना है कि एक्चुअल में ये है क्या। इन सब के अंदर की वर्किंग को नहीं जान पाओगे, है ना। सो आप इनके मटेरियल के बारे में जान जाओगे, ये करते क्या हैं, कैसे इनका मेजरमेंट होता है, कैसे टेम्परेचर डिफरेंस देख सकते हो, यही सब चीज़ें आप थर्मिस्टर के अंदर जान सकते हो। तो बेसिकली जो थर्मिस्टर है वो है आपका थर्मल पल्स रजिस्टर, ठीक है। क्या है? थर्मल प्लस रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, ठीक है। अर्थात ये एक प्रकार का मेरे दोस्तों सेंसर है। क्या है? एक प्रकार का सेंसर है। किस प्रकार का सेंसर है? टेम्परेचर सेंसर है, जिसका जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसके बेसिस पे टेम्परेचर डिसाइड होता है, टेम्परेचर चेंज होता है और फिर हमारा मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो हमारा वर्किंग कैसे काम करता है ये आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ये कुछ इस तरीके के हमारे टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, यानी थर्मल रजिस्टर्स होते हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह पर यूज होते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव थर्मिस्टर होते हैं, एक नेगेटिव थर्मिस्टर होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले में क्या होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अलग चीज़ें आपको बताऊँगा। नोट्स में लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, आप उसको याद करिए, ठीक है।
तो पॉजिटिव थर्मिस्टर में टर्मिनल जो होगा थर्मिस्टर होगा, वो उसके अंदर क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा रजिस्टर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा और रजिस्टर बढ़ गया। तो इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव वाला है बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टर कम हो जाएगा, इसका यूज ज़्यादा है। और इसी के बेसिस पर हमारा काम होता है टेम्परेचर मेजरमेंट का। अब एक तरीके के सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होती हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। आइए हम एक एक करके समझाते हैं। एक ऐसा यंत्र जो तापमान को सेंस करता है तथा ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन के आधार पर काम करता है। थर्मिस्टर के थर्मल नॉन मेटेलिक रजिस्टर भी कहते हैं। थर्मिस्टर को थर्मल नॉन मेटेलिक रजिस्टर भी कहते हैं। और आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल रजिस्टर, यानी ऊष्मीय प्रतिरोध परिवर्तन, अर्थात टेम्परेचर आपने यहाँ पे बढ़ाया तो थर्मल रजिस्टर कम हो गया। थर्मिस्टर जो है थर्मल रजिस्टर यानी थर्मिस्टर सेमीकंडक्टर पदार्थ प्रायः सिरेमिक के बने होते हैं। जैसे कि मैंने बताया एक सेमीकंडक्टर पदार्थ है ये। इन पदार्थों के प्रतिरोध तापमान में वृद्धि होने के बढ़ने के स्थान पर घटते हैं। यानी कहने का बात यह है कि अगर टेम्परेचर में वृद्धि होगा तो जो पदार्थ के प्रतिरोध हैं वो बढ़ने के स्थान पर क्या होते हैं, घटते हैं। अर्थात ये ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है जिसको कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और दूसरा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो तापमान के बढ़ने पर थर्मिस्टर का प्रतिरोध बहुत अधिक घटता है। टेम्परेचर अगर आपका बढ़ा तो जो रजिस्टर है वो बहुत कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, तथा तापमान के घटने पर इनका प्रतिरोध बहुत अधिक बढ़ता है। अगर आपने तापमान के घटा दिया तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। इसी के काम पर ये वेस्ड होता है पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार इसके द्वारा टेम्परेचर के बहुत सूक्ष्म परिवर्तन को मापा जा सकता है। इसका प्रयोग हमारा -100 डिग्री से लेकर के 350 डिग्री तक के रेंज के मेजरमेंट के लिए होता है। और इसकी जो रजिस्टिविटी है यानी प्रतिरोधकता है 0.5 माइक्रोन से माइक्रोन तक 0.5 ओम तक होती है, ठीक है, और मेगा ओम तक होती है। तो ये डायग्राम्स हैं, आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी गिवन है, आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जो चीज़ हमने सेम बताई वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है। निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, सेरेमिक, जर्मेनियम इत्यादि से बनी होती है और सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है ये। इन पदार्थ की प्रतिरोधकता काफ़ी अधिक होने के कारण थर्मिस्टर के आकार को छोटा बनाया जाता है। इसकी जो रजिस्टिविटी है बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से इसको बहुत छोटा बनाया जाता है। यूजेज, इसका प्रयोग थर्मल कंडक्टिविटी, हाई फ्रीक्वेंसी पर पावर का मेजरमेंट, फ्लो का मेजरमेंट, टेम्परेचर में परिवर्तन, इन सब को मेजरमेंट किया जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्मिस्टर। अब अगला हमारा आता है कौन सा है, इन सबको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, एसी डीसी टैकोमीटर, इन सबको, ठीक है, क्योंकि हम उस तरफ से चलें। एलबीडीटी को मैंने बताया था कि आपको जाना है सीएनसी मशीन के अंदर, समझना है। अब आता है रेडिएशन पायरोमीटर्स। तो हम लोग पहले समझेंगे कि रेडिएशन पायरोमीटर जो होता है वो किस बेसिस पे काम करता है। तो रेडिएशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, कि कोई चीज़ बिना छुए हुए गर्म हो जाए। जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये रेडिएशन के थ्रू आ रही हैं और ये हीटिंग देती हैं, ठीक है। तो रेडिएशन पायरोमीटर भी एक तरीके का ऐसा ही डिवाइस है जो नॉन कॉन्टैक्ट यानी बिना छुए हुए वाला टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है, ठीक है। तो किसी वस्तु के तापमान, ठीक है, कोई भी बॉडी है, ये ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये सन है तो सन क्या करती है, अपनी हीट को यहाँ पे अर्थ पे भेज रही है और आप इसको मीजर कर ले रहे हो, है ना, कितनी हीट कहाँ पर है। इसी तरीके से कोई ये बॉडी होगी, ठीक है, इसी तरीके से कोई छोटी ये बॉडी है, वो कितनी हीट दे रही है किसके पास, बाहर, उसको क्या करेंगे, वो रेडिएशन के फॉर्म में माप लेंगे और उससे हम हीटिंग को समझ लेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हो कि रेडिएशन पायरोमीटर किस काम बेसिस पे काम कर रहा है। अर्थात जो भी हीट रिलीज हो रही है वो हम रेडिएशन के फॉर्म में मापते हैं। रेडिएशन का मतलब भी मैंने समझा दिया कि सूर्य से जो विकिरण निकल रही हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं, वो हीट के फॉर्म में निकल रही हैं। तो किसी वस्तु के गर्म होने से उससे उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा तापमान को बढ़ाने से बढ़ती है। अर्थात जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका रेडिएशन भी बढ़ता है। यह उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
आप सभी को पता होना चाहिए जो रेडिएशन का लॉ होता है वो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ होता है। ठीक है, रेडिएशन का जो लॉ है वो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ के बेसिस पे काम कर रही है। और इसी तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काम करता है। ठीक है, तो कई सारे लॉ हैं, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग लॉ हैं। तो रेडिएशन के लिए हमारा स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है। स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ का सूत्र है W बराबर QE⁴, अर्थात यहाँ पे W रेडिएंट एनर्जी है, Q है आपका स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर और इमिटिविटी सतह की उत्सर्जता। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडिएशन पायरोमीटर का ओवरव्यू। अब ये काम कैसे करता है उसको समझो। तो यहाँ पे आपकी हॉट वस्तु होती है और यहाँ पे लगा हुआ है लेंस। ठीक है, अब हमारा सिद्धांत ये कहता है कि किसी वस्तु द्वारा इमिट की गई, इमिट का मतलब क्या होता है, छोड़ी गई, ठीक है, उत्सर्जित की गई जो रेडिएशन होगी वो क्या होगी कि उसका उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसके अंदर जितना ज़्यादा रेडिएशन होगा। और लेंस क्या करता है, थर्मोकपल के ऊपर इसको मतलब एक जगह पे पॉइंट करा देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि उसकी उतनी ज़्यादा रेडिएशन होगी जितनी ज़्यादा हीट होगी, अर्थात जितना हीट होगा उतना रेडिएशन होगा। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बस जितनी हीट उसने छोड़ी थर्मोकपल के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में आपकी वैल्यू को आ जाती है। तो ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। ठीक है, कंपनसेटर क्यों लगा है कि अगर कुछ हीट जो है वो लॉस हो रही है तो उसको कंपनसेट कर देगा वो, जिससे हमारा एक्चुअल मेजरमेंट आए। ठीक है, तो जब किसी वस्तु से निकलने वाली विकिरण ऊर्जा को लेंस के द्वारा कन्वर्ज करके थर्मोकपल पर भेजा जाता है तो उससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल आउटपुट के रूप में मिली वोल्टमीटर को भेजी जाती है। यानी जो उसका क्या नाम है, थर्मोकपल पर जो हीट आ रही है उसको हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको हम वोल्टमीटर को भेज दिया, जहां उसको टेम्परेचर के रूप में हम पायरोमीटर में माप लेते हैं। तो यानी इलेक्ट्रिकल टेम्परेचर को हमने क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या किया, टेम्परेचर के रूप में मेजरमेंट कर लिया। तो यूजेस कहाँ पे है, उच्च तापमान की मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, जहाँ तापमान मापन के लिए फिजिकल इक्विपमेंट संभव ना हो। यानी ये रेडिएशन का मतलब क्या होता है, बिना छुए हुए लाइट के फॉर्म में आती है। गर्मी से उत्पन्न कोरोजन वेपर या फ्लूइड के आने से तापमापी खराब होने का डर हो तो उसे प्रयोग में लाया जाता है। जहाँ पे ज़्यादा कोरोजन हो, जहाँ पे पानी वगैरह हो, तो वहाँ पर ये यूज किया जा सकता है। तो थर्मोमीटर तो सबने देखा है और थर्मोमीटर के बारे में सब लोग जानते भी हैं। ये आपका थर्मोमीटर बुखार नापता है, शरीर का टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर, किसी वस्तु का टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, वस्तु, शरीर, वातावरण। अब जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसी को अपने एग्जाम में लिखना। ठीक है, टेम्परेचर को ये मापता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बल्ब टाइप का लगा हुआ है। ठीक है, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर क्या होता है कि रीडिंग है, और यहाँ पर आपका कुछ दूर तक पारा भरा रहता है। क्या रहता है, पारा। ठीक है, लिक्विड पारा जिसको कहते हैं मरकरी। ठीक है, मरकरी, ये पारा भरा रहता है। ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब क्या होता है, गर्मी मिलेगी और एक्सपेंड यानी आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि आपका टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, लिक्विड क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, यानी आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और जैसे टेम्परेचर घटेगा लिक्विड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने क्या किया, बॉडी में इसको टच कराया, बॉडी में टच कराते ही क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया। और जैसे अब तो मान लो डिजिटल आ गया है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये पारा की आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, और जितनी दूर पर जाके रुक जाएगा वहीं पे रीडिंग दिख जाएगी। सिंपल सी बात है। और डिजिटल वाला है तो डिजिटल वाले में क्या होता है कि थर्मिस्टर यूज होता है। थर्मिस्टर अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा। डिजिटल वाले में क्या होता है, थर्मिस्टर, जब आपका टेम्परेचर बदलेगा तो रजिस्टेंस बदलेगा। रजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर देखेंगे और फिर हमको टेम्परेचर दिख जाएगा। ठीक है, तो कई तरीके के होते हैं, जैसे डिजिटल थर्मोमीटर है, नॉर्मल वाला थर्मोमीटर है, एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी है जिसको हमने अभी रेडिएशन पायरोमीटर के नाम से देखा। ठीक है, तो उसको कहते हैं रेडिएशन वाला, ठीक है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के बारे में आराम से आप लिख देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप को भी समझना बहुत आसान है। देखो,
यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप ले ली है, ठीक है। देखिए ये 2 स्ट्रिप है, इन दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है, सोल्ड कर दिया है यानी जोड़ दिया है। एक है ब्रास, एक है स्टील, दोनों को आपस में इस तरीके से जोड़ दिया है कि एकदम से ये जुड़े हुए हैं। अब आपने एक्सपांसन पढ़ा होगा, थर्मल एक्सपांसन, ठीक है। थर्मल एक्सपांसन क्या होता है कि आप हीट दोगे तो वो एक्सपैंड होगा कोई बॉडी, लेकिन हर एक का अलग अलग होता है। कॉपर का अलग है, स्टील का अलग है, कोई और मेटल होगा अलग अलग है, ठीक है। इस बात को मुझे आशा है कि समझ पा रहे होगे। 2 बॉडी को हमने जोड़ दिया, दोनों का थर्मल एक्सपांसन अलग अलग होगा, यानी सेम टेम्परेचर पे दोनों अलग अलग रेट से बढ़ेंगे। जैसे ये बॉडी है दोनों, तो सेम टेम्परेचर मैंने 100 सेंटीग्रेड दे दिया, तो ये इतना एक्सपेंड हुआ। मान लो दूसरी बॉडी है, ठीक है, कोई दूसरी बॉडी है उतनी ही बड़ी है, तो आपने इसको भी 100 सेंटीग्रेड दिया, तो मान लो ये ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। तो सेम यही चीज़ पे काम करता है आपका बायोमेटेलिक स्ट्रिप, यानी थर्मल एक्सपांसन बेस्ड है। 2 स्ट्रिप को जोड़ दिया हमने, दोनों मेटल का थर्मल एक्सपांसन अलग अलग होगा। अब देखो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब तापमान बदलेगा तो ये दोनों बेंड होंगी। देखो यहाँ पे ये बेंड हो गई है और यहाँ पर भी ये बेंड हो गई है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपका जब कूल्ड होगा, ठीक है, जब यहाँ पे कूल हो रहा है और यहाँ पे हीट हो रहा है, तो देखिए किस तरीके से ये बेंड हो रही है। तो जो स्ट्रिप होगी उसी दिशा में बेंड होगी जहाँ पे जो कम फैलने वाला है। बेंड किस दिशा में होगी, मान लो इधर तरफ बेंड हो गई, तो ये कम फैलने वाला है, इसके लिए ये इसका बेंडिंग होगा। यानी अगर ब्रास और स्टील के हीटिंग दे रहे हो तो ब्रास यहाँ पे कम फैल रहा है, इसकी वजह से ये ऊपर की तरफ बेंड हो गई। अगर कूल की बात करें तो सेम प्रोसीजर होगा कि स्टील इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, उल्टा की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे ये काम करता है। दोनों को अलग अलग आप ले लिए और दोनों को एक साथ बेंड कर दिया। अब यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंटर, ठीक है, तो पॉइंटर की तरफ जहाँ पर ये मूव करेंगी वहीं पर वो रीडिंग ले लिया जाएगा और आपका वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये है बायोमेटेलिक स्ट्रिप, जो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल विथ डायग्राम समझा दी है। और यहीं के साथ आपका ये MMI ख़त्म होता है और आपके सारे कोर्स को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। सो आप आराम से अपने सारी चीज़ों को रीड कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर।